गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे फिलॉसफी और एजुकेशन के सेकंड पार्ट के रूप में। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे दर्शन शिक्षा शास्त्र को इफेक्ट करती है, जिसके चलते फिलॉसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के रूप में अपने इस बीएड कोर्स में इसका आना सुनिश्चित हो। कहाँ कहाँ किस किस मुद्दों पे, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखें कि शिक्षा शास्त्र क्या है, इसकी तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, इसकी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, इसकी मूल्य मीमांसा या एक्जियोलॉजी, क्या क्या होता है, किन किन क्षेत्रों को ये कवर करता है। और हमारे बीएड के सिलेबस में पश्चिमी प्राचीन पश्चिमी दर्शनों के रूप में आदर्शवाद, आदिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म और प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म के रूप में सिलेबस में है। तो हम लोग ये इस वीडियो के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे कि किन किन बातों को लेकर शिक्षा में इसका प्रयोग होता है, किन किन स्टेप्स पे ये फॉलोअप होता है। उन्हीं को हम लोग पिकअप करके चलते हैं, उन्हीं को हम लोग लेके चलते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कहाँ फिलॉसफी शिक्षा को प्रभावित करती है, जिसके चलते उसका यूज़ है इस क्षेत्र में। तो इस स्क्रीन की मदद से हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन के क्रम में। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि फिलॉसफी किन किन बातों को लेके चलती है, जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। ये तीनों मुद्दे वास्तव में किनको ओपन करते हैं? तो मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा, जो वास्तविक किसी भी जीवन, संसार और व्यक्ति के बारे में किस रूप में यह आगे बढ़ती है, हर चीज की वास्तविकता को यह व्यक्त करती है। अर्थात ये मेटाफिजिक्स टेल्स अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड एंड रियलिटी ऑफ रिलीजन, एवरी एस्पेक्ट, वो सभी चीज़ों के वास्तविकता को बताने का प्रयास करती है। इसी क्रम में एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा है किसी भी दर्शन का, जो कि हमें नॉलेज की बात करता है। इसमें उस दर्शन के अनुसार किस तरह का नॉलेज समाज के लिए आवश्यक है, उसको जानने का प्रयास करने के लिए ये क्षेत्र उपयोगी होता है दर्शन का। तीसरा है एक्जियोलॉजी, जिसे हम लोग मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा कहते हैं, जो उस समाज के लिए मूल्यों को तय करता है, वैल्यूज डिसाइड करता है। तो ये बातें लगभग पिछले स्लाइड में हो चुकी, पिछले वीडियो में हो चुकी थी, किंतु एक क्रम में हम लोग इसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ फोकस करेंगे प्रत्येक स्टेप पे शिक्षा के। जैसे शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा अपना उद्देश्य लेके चलती है, शिक्षा उसी उद्देश्यों के अनुसार अपना पाठ्यक्रम डिसाइड करती है और उसी पाठ्यक्रम के अनुसार वह टीचिंग मेथड्स का उपयोग करती है। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि कैसे शिक्षा के उद्देश्यों पर, ऑन द एम ऑफ एजुकेशन, हाउ इफेक्ट द फिलॉसफी, फिलॉसफी कैसे इफेक्ट करती है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हम लोग देखें फिलॉसफी डिटरमाइंस द एम ऑफ लाइफ। किसी भी समाज का जो दर्शन होता है वह वहाँ का जीवन दर्शन होता है, वह लाइफ या जीवन का उद्देश्य तय करता है। जैसे आदर्शवाद हम कहें तो आदर्शवाद में प्रत्येक व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है, उस वाद का या उस दर्शन का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब यहाँ उनका जीवन दर्शन ही है, उनका लाइफ का, जीवन का ही एक उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त। अब इस मोक्ष प्राप्त के लिए वो लोग कार्य करते हैं, अर्थात उनका उद्देश्य आगे बढ़ता है। द एम ऑफ लाइफ डिटरमाइंस द एम ऑफ एजुकेशन। और इसी जीवन के उद्देश्य को तय करने का काम, आगे बढ़ाने का काम करता है एजुकेशन, जो इसी जीवन का उद्देश्य को शिक्षा का उद्देश्य फिर बना लिया जाता है।
In ancient context, the main focus of society was dependent on religion, and the aim of life was to attain moksha. प्राचीन भारतीय इतिहास को देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि धर्म पे आधारित था समाज, और उस समाज का ये एक उद्देश्य था कि वो मोक्ष प्राप्त करे। अब उसी मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह अपने शिक्षा के उद्देश्यों को तय किया। सो द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू फॉलो एन एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। इसलिए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को बहुत ही नैतिक और आदर्शवादी मूल्यों पे चलने का एक अपना उद्देश्य तय किया। तो शिक्षा के उद्देश्य में सबसे अधिक फोकस यहाँ उनके नैतिक और चारित्रिक मूल्यों पे दिया गया। तो हम लोग इस क्रम में अगर देखें कि प्रत्येक समाज का अपना एक जीवन दर्शन होता है, वही जीवन दर्शन उनका शैक्षिक उद्देश्य बन जाता है। उसी शैक्षिक उद्देश्य को फिर शिक्षा में लेके चलने का काम। इसी तरह जैसे हमारे प्राचीन भारत में वैसा हुआ, इसी तरह यूरोप में स्पार्टा में फोकस द एम ऑफ एजुकेशन वाज एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस एंड कंट्री लव, सो दे आल्सो फोकसेस ऑन फिजिकल एजुकेशन। इस तरह की बातें वहाँ भी थी। वहाँ के आदर्शवाद में भी सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना थी, बट साथ साथ वो लोग एक उत्साही जीवन, आत्मविश्वास और देशभक्ति के प्रति भी ध्यान देते थे। तो उन सत्यम शिवम सुंदरम के साथ साथ वो लोग शारीरिक शिक्षा को भी महत्व देते थे कि हम देश सेवा तभी कर सकेंगे जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, बलिष्ठ रहेंगे। इसलिए वो लोग शारीरिक शिक्षा पे भी जोर देते थे। तो यहाँ शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिकता के साथ साथ शारीरिक शिक्षा पे भी होता था। इन मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड द एम ऑफ एजुकेशन चेंजेस ऑन द डिमांड ऑफ सोसाइटीज लाइफ इन। इसी तरह मध्यकाल और आधुनिक काल में जैसा समाज की डिमांड हुई, उसी तरह की शिक्षा के उद्देश्य तय होने शुरू हो गए। अर्थात उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा का उद्देश्य तय होता है। अतः हम कह सकते हैं फिलॉसफी अफेक्ट टू द एम्स ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन करिकुलम। अब हम यहाँ देखेंगे द लाइफ एम डिसाइड एम्स ऑफ एजुकेशन विच इज फुलफिल्ड बाय ए प्रॉपर करिकुलम। देखिए, जीवन का उद्देश्य तय करता है, शिक्षा का उद्देश्य बनता है। जो जीवन का उद्देश्य है उसे फुलफिल करने के लिए उस समाज ने अपने शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्य तय किए, और उन उद्देश्यों को किसके माध्यम से पूरा करता है वो समाज? उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक पाठ्यक्रम डिसाइड करता है। तो यहाँ सीधे तौर पे फिलॉसफी करिकुलम को इफेक्ट करती है। ये सेकंड पॉइंट है किसके लिए? शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव। यहाँ रस्क महोदय की एक परिभाषा आप डाल सकते हैं। रस्क हैज टोल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज एज मच डिपेंड ऑन फिलॉसफी नॉट ऑन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का संगठन सबसे अधिक दर्शन पर निर्भर करता है, किसी और परिच्छेद पर नहीं। ये रस्क महोदय ने अपनी परिभाषा के रूप में कहा है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दर्शन का सीधा प्रभाव उस समाज के शिक्षा के पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है या प्रभावित करता है। थर्ड में हम लोग देखें इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन टीचिंग मेथड। अब यहाँ ये भी बात चर्चा होती है कि फिलॉसफी या दर्शन कैसे वहाँ के शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ रास महोदय की एक कथन है, एजुकेशन एम्स एंड मेथड्स आर कोरिलेटेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी। सीधे तौर पर जेम्स रास महोदय ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य और विधियां ये सीधे तौर पर दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स आर कोरिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी। किलपैट्रिक ने तो
यहाँ तक कहा कि फिलॉसफी ऑफ मेथड्स की ही चर्चा की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रत्येक विधियों में उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ मेथड्स की बात की, विच प्रूव्स देयर रिलेशन। यह बात तय करती है कि दर्शन का शिक्षण की विधियों से सीधा प्रभाव है या सीधा संबंध है। आइए अब लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन डिसिप्लिन। आप लोग देख सकते हैं किसी भी समाज में दर्शन का सीधा प्रभाव वहां के अनुशासन पर होता है। द डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन द लाइफ फिलॉसफी एंड इट सीम्स इन द पॉलिटिकल फिनोमिनन ऑफ दैट सोसाइटी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। पहला हम लोग बात करें सप्रेसिव डिसिप्लिन, जिसे हम लोग दमनात्मक अनुशासन कहते हैं। फ्रीली बेस्ड डिसिप्लिन, जिसे हम मुक्त अनुशासन कहते हैं। इफेक्टिव डिसिप्लिन, जिसे हम प्रभावी अनुशासन कहते हैं। और लास्ट में एक और अनुशासन है जिसे हम सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं। यहाँ लास्ट के दोनों डिसिप्लिन बहुत ही समाज के लिए उपयोगी माने गए हैं। इस प्रकार हम कहें इट्स अहेड विद द डिमांड ऑफ सोसाइटी। ये ऊपर के जो चारों डिसिप्लिन हैं, यह समाज की आवश्यकता के अनुसार लागू होता है। कहीं कहीं दमनात्मक अनुशासन होता है कि हम दमन करके, लोगों को सप्रेस करके अपनी बात मनवाएं या सीधे तौर फॉलो अप करें। ऑर्डर वहाँ फॉलो होता है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में या स्टेट्स में ऐसी बातें होती हैं कि वहाँ जब व्यक्तियों को, सबको समान अधिकार के साथ उनकी समता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, फ्रीडम और ब्रदरहुड पे जब काम नहीं होता, एक तरफ से ऑर्डर पास होता है, दैट इज कॉल्ड सप्रेसिव डिसिप्लिन। फ्रीली बेस्ड डिसिप्लिन में मुक्त अनुशासन की बात होती है, जैसे हम प्रकृतिवाद में आगे चल के पढ़ेंगे, जहाँ फ्री है सब, अपना कोई बंधन नहीं। लेकिन प्रभावी अनुशासन, इफेक्टिव डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन आर इम्पॉर्टेंट अबाउट द सोसाइटी, ए कल्चर एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ इन ह्यूमन गुड। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि दर्शन का सीधा प्रभाव वहाँ के अनुशासन पर होता है, अर्थात दर्शन ही अनुशासन को डिसाइड करता है। जैसे हम आदर्शवाद में बात करेंगे कि वहाँ मूल्यों को महत्व दिया जाता था। अनुशासन एकदम विनम्रता को जोड़ दिया जाएगा, हमदर्दी को बहुत जोड़ दिया जाएगा, कैरेक्टर को जोड़ दिया जाएगा, मोरल एथिक्स पे जोड़ दिया जाएगा। बट these are absent in नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। ये प्रकृतिवाद और यथार्थवाद और प्रयोजनवाद में इनकी स्थिति कमतर है। आगे हम लोग बात करते हैं इस क्रम में इफेक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि पूरा शैक्षिक प्रशासन जो बनता है वह सीधे तौर पर दर्शन पर आधारित होता है। शैक्षिक प्रशासन का मतलब, अब शैक्षिक प्रशासन को आप कॉन्सेप्ट में देखें कि शिक्षा का क्षेत्र कैसे प्रशासित होता है, रेगुलराइज होता है। हम लोग जानते हैं एक केंद्र लेवल पर मानव संसाधन मंत्री, विकास मंत्री होते हैं, अर्थात अब तो एजुकेशन मिनिस्टर कहे जाएंगे नई शिक्षा पॉलिसी से। और प्रत्येक स्टेट में भी एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। उनके अंडरटेकिंग में कमिश्नरीज के आधार पर बटे होते हैं, मंडल बटे होते हैं शिक्षा के। और फिर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डीआईओएस होते हैं, और वो डीआईओएस चाहे विद्यालयों का और उच्च लेवल के विश्वविद्यालयों के कुलपति के अंतर्गत ये बटा हुआ होता है। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा। उच्च शिक्षा को कुलपति और यूजीसी हेड करता है, और माध्यमिक शिक्षा को प्रत्येक माध्यमिक शिक्षा मंत्री और उनके निदेशक तथा प्रत्येक जिलों के डीआईओएस इसके आधार पर गवर्न होता है। और प्राइमरी के लिए भी इसी तरह एक अपना क्रम है कि वहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के डीएसए और वहाँ के एडीएसए के तहत ये गवर्न होता है। तो ये तीनों स्तर, अगर हम कहें ये दीज आर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, तो इनको कैसे गवर्न, इनमें भी इफेक्ट करता है सीधे सीधे दर्शन। अगर डेमोक्रेटिक फिलॉसफी की वहाँ बात करें, जैसे प्रजातांत्रिक सोच डेवलप है किसी देश में, तो वहाँ के
समता, स्वतंत्रता और भाईचारे को आधार बनाएगी, जहां आदर्शवादी मूल्यों को आधार बनाएगा। उनके आधार पर ये गुरुकुल परंपरा, ईश्वर का दर्जा टीचर को इस तरह दिया जाता है। मतलब कुल मिला के जो एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सीधे सीधे प्रभावित होती है। हम कह सकते हैं होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ahead with proper educational administration, in which establishment of school, appointment of teacher, inspection, जिसे हम पर्यवेक्षण कहते हैं, यह सारी प्रक्रियाएं प्रत्येक स्तर पे ये लागू होती है। इसे हम लोग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और प्रत्येक समाज का देश काल परिस्थिति के अनुसार एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, और जो कि उनकी विचारधारा में आए हुए परिवर्तन के कारण होते हैं। यही विचारधारा ही इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी का है। अंत में हम लोग बात करते हैं कि द फिलॉसफी डिटरमाइंस अबाउट द टीचर्स एलिजिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट टू द स्टूडेंट। यहाँ शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का कार्य और शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित बातों को जोड़ दिया जाता है। वो समाज निर्धारित करता है, ये दर्शन निर्धारित करता है कि किस सोसाइटी में किस तरह की विचारधारा है। उसी विचारधारा के आधार पर वहाँ के शिक्षक, अर्थात यह वहाँ के शिक्षकों और वहाँ के विद्यार्थियों के वैल्यूज पे, उनके योग्यता को सीधे तौर पर निर्धारित करने वाला एक परिक्षेत्र कहलाता है दर्शन शास्त्र। तो हम लोग इस पूरे स्थिति में इन लोग देखें कि कैसे दर्शन शास्त्र प्रभावित करता है शिक्षा के प्रत्येक स्टेप, चाहे हम उसको शिक्षा के उद्देश्यों से जोड़ें, शिक्षा के पाठ्यक्रम से जोड़ें, शिक्षा की शिक्षण विधियों से जोड़ें, चाहे हम शिक्षण के प्रशासन तंत्र से जोड़ें, चाहे वहाँ के अनुशासन से जोड़ें, चाहे वहाँ के शिक्षकों से जोड़ें, और चाहे वहाँ के शिक्षार्थियों से जोड़ें। प्रशासन तंत्र में विद्यालय और वहाँ की सारी स्थितियों का लेखा जोखा नियमित होता है। तो इस क्रम में हम लोगों ने फिलॉसफी और एजुकेशन के रिलेशन और उनके इफेक्ट को देखते हुए दोनों वीडियोज में इन बातों को कवर किए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न एंशिएंट फिलॉसफी। जो 4 फिलॉसफी हैं वो सिलेबस में है, आर्डलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। इन चारों को इसी क्रम में हम लोग स्टेप में पढ़ने का काम करेंगे, जिसमें शिक्षा का कैसे प्रभाव पड़ता है, अर्थात हम उसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, जिसे हम अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी कहते हैं, उनको देखेंगे और उसका क्या मुख्य सिद्धांत बनता है, उन सिद्धांतों को कैसे शिक्षा के साथ जोड़ते हैं। शिक्षा के साथ जोड़ने में हम उनके शैक्षिक उद्देश्यों को, एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल कुरिकुलम, एजुकेशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्कूल्स, डिसिप्लिन, टीचर एंड स्टूडेंट, इन 7 क्रम में हम लोग 7 पॉइंट्स पे उसका इफेक्ट देखेंगे। इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग देखें और पढ़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।